हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का दूसरा पार्ट। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यह सभ्यता आपकी भारत में ही फली फूली है। मतलब यह सभ्यता आपकी भारत में ही मिली है। सिंधु नदी के किनारे पर यह सभ्यता पाई गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, 1856 में विलियम बटन की अध्यक्षता में भारत में रेल की पटरियां बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था। उस टाइम पर जब रेल की पटरियां बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो रेल की पटरी बिछाने में जब खुदाइयाँ चल रही थी, तो खुदाई में आपका कुछ अजीब अजीब टाइप के अवशेष मिले। उन अवशेषों को देखते हुए फिर और जगह की खुदाई चलती रही, धीरे धीरे और अवशेष मिले। फिर 1921 में जाकर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने आपकी उस पूरे एरिया की खुदाई करवाई, और उस पूरे एरिया की खुदाई करवाने पर वहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा नगर, बहुत बड़ा शहर मिलता है, जिसका नाम था आपका हड़प्पा। ठीक है, तो इस सभ्यता का दूसरा नाम दे दिया जाता है आपका हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरा नाम इस सभ्यता का आपका दिया जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। अब होता क्या था कि आपका जब पहले पाषाण काल के बाद में, जो आपका पाषाण काल था, स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद में लोग आपका यूज़ करने लगे थे कॉपर। और इंसान द्वारा, मनुष्य द्वारा, मैंने पहले ही बताया था कि जो पहली मेटल यूज़ की गई थी, पहली धातु यूज़ की गई थी, वो थी आपकी कॉपर, तांबा थी। लोग तांबे का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन तांबा क्या था, जो कॉपर था वो आपका बहुत सॉफ्ट था, उससे आप किसी प्रकार के ठीक से औजार नहीं बना पा रहे थे। तो अब लोगों ने क्या कि उस कॉपर में मिक्स कर दिया टिन को। ठीक है, कॉपर में मिक्स कर दिया टिन को। टिन को मिक्स करने पर आपकी एक नई धातु बन जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंज। ब्रोंज मतलब कांस्य। तो अब यहाँ पे लोग जो थे, जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो अब एक नई धातु यूज़ कर रहे थे, जिसका नाम था ब्रोंज, जिसको बोलते हैं कांसा। तो उसके आधार पर इसका नाम दे दिया गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता दे दिया गया। ऐसे ही एक और नाम बोल दिया जाता है सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती नदी के किनारे पर भी आपके इस सभ्यता के कुछ अवशेष आपके मिले हैं। अब जब कार्बन डेटिंग से इस सभ्यता का पता लगाया गया, कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग आपका इतिहास के जो चीज़ें हैं, इतिहास की तिथि पता लगाने के लिए आपका कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग से जब पता लगाया गया, तो इसका जो समय आया वो आपका आया 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक आपका इसका समय आपका बताया कार्बन डेटिंग के अनुसार। ठीक है, तो इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 2500 BC का मतलब है ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट। तो 2500 BC से लेकर आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 BC, 1750 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। अब जब इस सभ्यता की बात करते हैं, तो यह सभ्यता हमें बताएगी कि जो हमारा देश भारत की जो प्राचीन इतिहास है, पुराना इतिहास है, वो हमारा उस टाइम पे हमारा देश कितना विकसित हुआ करता होगा। यहाँ पर आपकी पक्के मकान हुआ करते थे, पक्की ईंटें हुआ करती थी, पक्की सड़कें हुआ करती थी, पूरे बहुत बहुत बड़े शहर हुआ करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में की बात करते हैं तो। ठीक है, तो उस समय पे, बहुत पुराने समय पे आपके बहुत बड़े शहर थे, बहुत बहुत बड़े बाजार हुआ करते थे, व्यापार हुआ करता था। तो उस टाइम के इस सभ्यता के जब पढ़ेंगे, तो इस सभ्यता से पता चलेगा कि हमारा देश कितना विकसित देश रहा होगा। ठीक है, अब जब इसके नामों की बात करते हैं, तो मैंने बता भी चुका हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता बोला जाता है। इसके 4 नाम आपके बोले जाते हैं। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं, इसके जो संस्थापक माना जाता है, वो आपका माना जाता है द्रविडियंस, मतलब द्रविड़ लोगों को। ठीक है, तो जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो कौन थे? आपके द्रविड़ लोग थे। तो फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आपके थे द्रविडियंस, मतलब द्रविड़ लोग। ठीक है, द्रविड़ लोगों को आपका इसका संस्थापक माना जाता है। और इसका जो मेन फीचर है, इसकी जो मुख्य आपकी विशेषता मानी जाती है, जो इस सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, वो थी इसकी अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर मतलब नगरीय संस्कृति। अब यहाँ पर क्या हुआ करते थे? आपके नगर हुआ करते थे। यहाँ पे जो आपके मिलते थे वो क्या मिलते थे? नगर मिलते थे, शहर मिला करते थे। ठीक है,
जो यहाँ का मेन फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन फीचर था वो था क्या थी, यहाँ की अर्बन कल्चर, नगरीय संस्कृति। यहाँ पे क्या मिलते थे, बहुत बहुत बड़े नगर मिलते थे, शहर मिलते थे। शहर क्या से बसते थे कि यहाँ के जो रास्ते हुआ करते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट किया करते थे, 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को कट किया करते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ के रास्ते कैसे थे, तो रास्ते चौड़े हुआ करते थे और रास्ते एक दूसरे को कहाँ पर कट करते थे, 90 डिग्री पर, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते हुआ करते थे। यहाँ पे कुछ सर्कल गोल रास्ते नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे सीधे सीधे रास्ते हुआ करते थे और रास्ते बहुत चौड़े होते थे और चौड़े होने के साथ में रास्ते पक्के हुआ करते थे और पक्के के साथ में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर कट किया करते थे। ठीक है, अब जब इसके शेप की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शेप की बात करते हैं, इसके आकार की बात करते हैं कि इसका आकार कैसा था, तो इसका जो शेप था वो आपका था ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगुलर शेप मतलब त्रिभुजाकार। ये जो संस्कृति, ये जो सभ्यता फैली हुई थी वो आपकी त्रिभुजाकार में फैली हुई थी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, जो आपसे शेप पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का शेप कैसी थी, तो इसकी शेप थी आपकी ट्राइंगुलर शेप, त्रिभुजाकार इसकी शेप थी। टोटल एरिया की बात करें, कुल क्षेत्रफल जो था, कुल क्षेत्रफल आपका इसका था 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, थोड़ी स्क्वायर बोल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टोटल एरिया था वो था आपका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया था। तो इतने एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता आपकी फैली हुई थी। आज के भारत का लगभग आपका 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट में इतने एरिया उस टाइम पे हमारे देश में हुआ करता था। कुछ पाकिस्तान में था, कुछ अफगानिस्तान में था और कुछ इंडिया में था। इतने जगह पर ये आपकी सभ्यता फैली हुई थी। कुछ अवशेष इसके अफगानिस्तान में मिले हैं, कुछ आपके पाकिस्तान में मिले हैं और कुछ भारत में मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 3 देशों में फैली हुई थी, जो आज के 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब जब इसकी बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो इसके सबसे उत्तर में मतलब नॉर्थ में जो शहर आता था उसका नाम था मांडा। इसके आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसके नॉर्थ में कौन सा शहर आता था, सबसे उत्तर में कौन सा शहर आता था, उसका शहर का नाम था मांडा। ठीक है, उत्तर में शहर आता था मांडा, ये आपका पड़ता था पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास में जो कश्मीर है, हमारा ही कश्मीर है, लेकिन इस टाइम है किसके पास में, पाकिस्तान के पास में है। तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहाँ पर आपका शहर पड़ता था मांडा, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नदर्न एरिया था, सबसे उत्तरी स्थान था। ऐसे ही जब ईस्ट में आते हैं, पूर्व में आते हैं, तो ईस्ट में आपका शहर पड़ता था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ईस्ट में शहर कौन सा पड़ता था, पूर्व में सबसे पूर्व में शहर कौन सा पड़ता था, तो वो था आपका आलमगीरपुर। ये आपका पड़ता है मेरठ उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही जब नीचे आते हैं, साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में जो आपका शहर पड़ता था वो पड़ता था आपका दैमाबाद। दैमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो आपसे पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिंधु घाटी सभ्यता के साउथ में, दक्षिण में कौन सा शहर पड़ता था, तो साउथ में आपका दक्षिण में जो शहर पड़ता था उसका नाम था दैमाबाद। ये कहाँ था आपका, महाराष्ट्र में। ऐसे ही जब वेस्ट में आते हैं, पश्चिम में आते हैं, तो इसके सबसे पश्चिम में जो भाग था, वेस्ट में जो सबसे भाग था आपका, वो था आपका सुतका-गैंगडोर। ठीक है, सुतगैंगडोर जो था वो आपका कहाँ था, बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ है आपका, पाकिस्तान में, और इसको बोला जाता है टेरर फैक्ट्री भी बोला जाता है। बलूचिस्तान को आपका आतंकवाद की फैक्ट्री भी बोला जाता है, बलूचिस्तान। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो जब ये शहर आपके यहाँ पर शहरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, और इसका मेन फीचर भी क्या था, अर्बन कल्चर, नगरीय संस्कृति थी। तो उस समय पर यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे शहर होते होंगे। ठीक है, जैसे आज का भारत है, आज के भारत में आपका दिल्ली है, ठीक है, ऐसे ही चेन्नई है, हैदराबाद है, अलग अलग शहर हैं। तो उस समय पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके अलग अलग शहर होते होंगे। तो इनके कुछ जो मेन शहर थे, मुख्य शहर थे, उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला शहर था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहले मिलने वाला शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिंधु घाटी में सबसे पहला जो शहर मिला था वो आपका हड़प्पा ही मिला था। जो हड़प्पा है आपका इस टाइम पर मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है आपका, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें आपका एक ज़िला पड़ता है मोंटगोमरी, वहाँ पर आपका पाया गया था हड़प्पा। ठीक है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है आपका पाकिस्तान में, वहाँ पर आपका पाया गया था। और हड़प्पा का जो मीनिंग होता है ये आपका होता है लवली प्लेस फॉर गॉड। ठीक है, लवली प्लेस फॉर गॉड।
ये आपका हड़प्पा का मीनिंग होता है। हड़प्पा का मीनिंग पूछे आपसे कि हड़प्पा का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो होता है लवली प्लेस फॉर गॉड्स, भगवान की सबसे प्यारी जगह। ठीक है, हड़प्पा का जो मीनिंग होता है वो होता है लवली प्लेस फॉर गॉड, भगवान की सबसे प्यारी जगह, आपका ये मीनिंग होता है हड़प्पा का। अब हड़प्पा जो था ये आपका मिला था मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। ये जो मिला था रावी नदी के किनारे मिला था। रिवर का नाम पूछे कि हड़प्पा कौन सी रिवर के किनारे मिला, वो मिला था रावी नदी के किनारे। एक्सकेवेटेड बाय, इसकी जो खुदाई की गई थी वो आपकी की थी दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और दयाराम साहनी किसकी अध्यक्षता में की थी, जॉन मार्शल की। ठीक है, जॉन मार्शल थे आपके अध्यक्ष। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई करवाई थी वो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई थी। और किसने करवाई थी, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में, 1921 में। अब जो यहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस मिले हैं वीट का, गेहूं का एविडेंस मिला है यहाँ पर, बारले जौ के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, एंड ए सीमेंट्री। सीमेंट्री का मतलब है कब्रिस्तान। यहाँ पे एक आपका कब्रिस्तान मिला है और कब्रिस्तान को नाम दिया गया था आपका R37। ठीक है, आपसे पूछ ले कि R37 क्या था, तो R37 के बारे में याद रखना है कि R37 कोई आपकी मिसाइल या फिर कोई गन वगैरह नहीं है कि ये गन वगैरह या मिसाइल समझ लो। R37 क्या था, आपका एक सीमेंट्री थी, एक कब्रिस्तान था। कहाँ मिला था, ये आपका हड़प्पा में मिला था। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में आपको ये याद रखना है। ऐसे ही अब नेक्स्ट शहर की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में। सिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट शहर की बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। ये आपका इम्पोर्टेंट है मोहनजोदड़ो। ये आपका पड़ता है लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपका पड़ता है लरकाना पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो भी कहाँ मिला था, आपका पाकिस्तान में ही मिला था। रिवर का नाम पूछे, रिवर कौन सी नदी के किनारे था, तो आपका इंडस रिवर के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। तो मोहनजोदड़ो मिला था वो भी आपका कहाँ मिला था, इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मिला था। और हड़प्पा वो आपका रावी नदी के किनारे मिला था, है ना। अच्छा, आपसे कभी कभी इसका मोहनजोदड़ो का मीनिंग पूछ ले, वो क्या होता है, तो वो आपका होता है माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। अब यहाँ पे क्या होता था, अगर किसी की डेथ हो जाती थी, किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसको जलाया नहीं जाता था। उसको क्या करते थे, पहले एक बहुत बड़ा खंबा, एक पिलर टाइप लगाते थे और वहाँ पर इसको टांग देते थे। मतलब बहुत सारी लाशें वहाँ पर ऐसी टंगी रहती थी। तो इसलिए इस जगह का नाम दे दिया क्या, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ये आपका पड़ता है लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। और रिवर का नाम है इंडस, सिंधु नदी के किनारे मिला था। एक्सकेवेटेड बाय, इसकी जो खुदाई करवाई थी वो की थी आपकी R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी का मतलब है राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी। आपकी जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाई थी वो आपकी करवाई थी R.D. बनर्जी, आपके राखलदास बनर्जी ने 1922 में, 1922 ईस्वी में। यहाँ पे क्या क्या मिले, यहाँ पे मिला आपका ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी जो था आपका, अगर पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो ग्रेट ग्रेनरी ही सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो आपकी बिल्डिंग थी, वो आप इमारत थी, वो कौन सी, तो वो आपकी थी ग्रेट ग्रेनरी, महान अनाजगार, अन्नालय। ठीक है, अन्नागार कुछ भी बोल देगा। ठीक है, हिंदी में तो इंग्लिश की बात करें, ग्रेट ग्रेनरी जो थी, अन्नागार जो था, जहाँ पर अनाज आपका इकट्ठा किया जाता था, वो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी इमारत थी। यह इसकी जो लंबाई हुआ करती थी, लंबाई थी इसकी 45.71 मीटर, 45.71 मीटर थी इसकी लंबाई, एंड 15.23 मीटर इसकी थी चौड़ाई। तो टोटल एरिया था आपका 45.71 इंटू 15.23 मीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई थी वो थी आपकी, यहाँ पे L है इसकी लंबाई और ब्रेड्थ है B है यहाँ पे आपकी इसकी ब्रेड्थ। तो ग्रेट ग्रेनरी जो थी, जो महान अन्नागार था, उसकी जो लंबाई थी वो आपकी 45.71 और चौड़ाई जो थी वो की 15.23 मीटर थी। ऐसे ही दूसरी बिल्डिंग मिली थी ग्रेट बाथ, बड़ा महान बाथ। ठीक है, बाथ का मतलब नहाने वाला। ठीक
ठीक है, स्नानागार हिंदी बोलते हैं स्नानागार। तो ग्रेट बाथ की जो लंबाई थी वो थी आपकी 17 मीटर और चौड़ाई थी इसकी 15 मीटर। ठीक है, इसका टोटल एरिया 17 × 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेट बाथ का जो टोटल एरिया था वो आपका 17 × 15 मीटर स्क्वायर, लंबाई थी इसकी 17 मीटर, चौड़ाई थी इसकी 15 मीटर। ठीक है, और इसकी जो ग्रेट बाथ था, जो महान स्नानागार था, इसकी जो गहराई थी वो थी आपकी 2.4 मीटर। ठीक है, इसकी जो गहराई थी वो थी आपकी 2.4 मीटर। ग्रेट बाथ भी आपको कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में ही मिला था। यहाँ से एक और मिला आपका एन आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, एन आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली थी। वो आपकी कहाँ मिली थी? मोहनजोदारो से ही मिली थी। मोहनजोदारो से आपकी 3 मेन चीज़ मिली हैं, ग्रेट ग्रेनरी महान अन्नागार, ग्रेट बाथ महान स्नानागार, एंड एन आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ये जो मूर्ति थी, ये जो आइडल थी, इसकी ये लोग पूजा भी किया करते थे। ठीक है, पूजा किया करते थे। और ये लोग जनरली आपकी मदरहुड सोसाइटी वाले लोग थे। मदरहुड सोसाइटी मतलब मातृ सत्तात्मक सोसाइटी वाले लोग थे। ये लोग जो वीमेन थी उनको सबसे ज़्यादा माना करते थे। ठीक है, तो जो आपकी ये डांसिंग गर्ल थी, डांसिंग गर्ल के लोग पूजा किया करते थे। ठीक है, तो ग्रेट ग्रेनरी की लंबाई पूछ ली तो वो थी आपकी 45.71, 45.71, और इसकी जो चौड़ाई थी वो 15.23, 15.23 मीटर, ये आपकी इसकी चौड़ाई थी। ऐसी ग्रेट बाथ की पूछ ली तो ग्रेट बाथ की भी ये थी। नेक्स्ट बात करते हैं लोथल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोथल। लोथल जो था यहाँ का क्या था? एक डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड आपका मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, लोथल यहाँ का आपसे पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड क्या था, बंदरगाह कौन था? तो वो आपका था लोथल। ये आपका पड़ता है गुजरात में। लोथल जो था ये आपका गुजरात में पड़ता था, और रिवर थी भोगवा। ठीक है, भगवा के नाम से बोल देते हैं। तो रिवर जो थी वो थी भोगवा रिवर, भोगवा नदी के किनारे। एक्सकेवेटेड भाई, इसकी जो खुदाई करवाई थी वो आपकी करवाई थी SR राव ने। ठीक है, SR राव ने 1957 में, 1957 में। लोथल की जो खुदाई करवाई थी वो करवाई थी SR राव ने 1957 में। जहाजी बेड़ा भी पूछ ले, जहाजी गोद भी पूछ ले, आपसे कुछ भी बोले हिंदी में कि जहाजी गोद कहाँ पे मिला, जहाजी बेड़ा कहाँ पर मिला, तो वो आपका लोथल में ही मिला था, है ना। लोथल को ही बोला जाता है। एविडेंस क्या है इसमें, क्या क्या मिला? डॉकयार्ड, बंदरगाह मिला था यहाँ पर। फायर अल्टर मतलब हवन कुंड के अवशेष मिले थे यहाँ पर। टीथ ऑफ एलिफेंट, दांत, आपका हाथी का दांत भी मिला, मतलब ये लोग हाथी भी पालते हुए होते होंगे, है ना। तो टीथ ऑफ एलिफेंट, हाथी के दांत के अवशेष मिले हैं। प्रूफ ऑफ राइस, यहाँ पर चावल के भी अवशेष मिले हैं। तो ये लोग आपकी 3 फसलें तो आ चुकी हैं, कौन कौन सी? व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल, और आपका बार्ले, जौ, ये 3 फसलें आपके उगाते होंगे। ठीक है, एविडेंस क्या क्या मिला है? डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है। डॉकयार्ड आपसे, डॉकयार्ड के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉकयार्ड के बारे में बहुत पूछता है, तो ये याद रखना। डॉकयार्ड, फायर अल्टर, टीथ ऑफ एलिफेंट भी पूछ लेता है। प्रूफ ऑफ राइस कहाँ मिले, तो वो आपकी कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। ऐसे ही फोर्थ की बात करते हैं, वो है कालीबंगन। कालीबंगन का जो मीनिंग होता है वो आपका ब्लैक बैंगल्स होता है। ठीक है, कालीबंगन का जो मीनिंग होता है आपका होता है ब्लैक बैंगल्स। ये आपका मिला था राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगन जो मिला था ये आपका मिला था राजस्थान में, और रिवर का नाम था सरस्वती रिवर। ठीक है, कालीबंगन जो मिला है वो आपका राजस्थान में, और रिवर के किनारे में, कौन सी रिवर के किनारे मिला था? सरस्वती नदी के किनारे। इसकी जो खुदाई करवाई थी, इसकी खुदाई करवाई थी आपकी अमलानंद घोष ने। ठीक है, कालीबंगन की जो खुदाई करवाई थी वो करवाई थी अमलानंद घोष ने 1953 को, 1953 में। ठीक है, कालीबंगन की जो खुदाई करवाई थी वो करवाई थी अमलानंद घोष ने 1953 में, 1953 में। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, जो काली चूड़ियाँ होती हैं, काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। 7 फायर अल्टर्स, 7 हवन कुंडों के अवशेष मिले हैं। तो अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना, आपसे पूछे कि हवन कुंडों के अवशेष कहाँ पर मिले, तो जनरली आप आंसर कालीबंगन ही पिक करोगे, है ना। मैं आपसे ये बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि अगर आपसे पूछे कि हवन कुंड के अवशेष कहाँ पर मिले थे, फायर अल्टर के अवशेष कहाँ पर मिले थे, तो वो आपके कालीबंगन ऑप्शन पिक करना। ठीक है, मिले यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ के मैन माने जाते हैं। जो यहाँ पर 7 फायर अल्टर्स मिले हैं, यहाँ पे जो 7 हवन कुंड मिले हैं वो ये आपके माने जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मिला है हस्क ऑफ राइस। हस्क ऑफ राइस का मतलब होता है जो चावल होते हैं, चावल का भूसी। ठीक है, चावल का दाना जिसके जो चावल के दाने के ऊपर लगा होती है उसे भूसी बोलते हैं। तो चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। और सबसे मेन चीज़ मिली है यहाँ पर पिलो फील्ड, जुताए हुए खेत के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, या आपसे पूछे हल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो वो आपके मिले हैं
कालीबंगन में। जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो वो आप पिक करोगे कालीबंगन। ठीक है, तो ये आपके मेन 4 सिटी हैं जिनके बारे में पढ़ना है। ऐसे तो अभी बहुत सारी सिटी हैं, बनावली है, चनहुद्रो है, ठीक है, आलमगीरपुर है, ये आपकी सिटी, इन सब के बारे में नहीं याद रखना, हमें सिर्फ 4 सिटी याद रखनी है, इन चारों के बारे में याद रखना है। अब जब इसकी स्क्रिप्ट की बात करते हैं, इसकी लिपि की बात करते हैं, तो इसकी जो लिपि है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, ये आज तक किसी से नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, ये जो लिपि है ये आपकी चित्रात्मक लिपि है। यहाँ पर आपका क्या था कि यहाँ पे चित्र बने होते थे, चित्रों को ही देख देख के वहाँ पे आपका इनको माना जाता था। लगभग आपके 200 से लेके 400 तक ये लोग चित्र यूज़ किया करते थे अपनी स्क्रिप्ट में। 200 से लेकर 400 तक के आपके ये चित्र यूज़ किया करते थे अपनी स्क्रिप्ट में, लेकिन जो इसमें मेन थे वो थे 64 आपके, मतलब यहाँ पे जैसे कि हम बोवेल यूज़ करते हैं उसके रूप में जो यूज़ करते थे वो 64 थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनके जो बोवेल हुआ करते होंगे वो 64 थे, मात्राएं जो हुआ करती थी वो कितनी होती होंगी, 64 थी। 64 ऐसे चिन्ह थे, 64 चिन्ह ऐसे मिले हैं जो आपके हर जगह पर मिले हैं। ठीक है, हर सेंटेंस में आपके ये 64 जो है मतलब कॉमन थे, ये आपके हर जगह मिले हैं। और 200 से लेके 400 तक ये आपके चित्र यूज किया करते थे अपनी स्क्रिप्ट में। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी मैंने पहले बताया कैसी, चित्रात्मक थी, ड्राइंग वाली स्क्रिप्ट थी, पेंटिंग वाली स्क्रिप्ट थी। ये लोग चित्र से द्वारा अपनी स्क्रिप्ट को समझते थे। इनकी जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, वो कैसी थी, अनडेसिफर्ड। अनडेसिफर्ड का मतलब है आपका जिसको पढ़ा ना जा सके। तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, वो थी अनडेसिफर्ड, मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, ऐसी लिपि थी। और इनकी क्या थी, बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफिडन का मतलब है दोनों तरफ से लिखी जाने वाली लिपि। ये क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ये क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गए, फिर यहाँ से आपका इधर गए, फिर यहाँ से इधर गए। तो ये यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हो गया ना, राइट से लेके लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट से राइट गए, फिर राइट से लेफ्ट गए। तो इनकी जो लिपि थी ये आपकी क्या थी, बोस्ट्रोफिडन थी, दोनों तरफ से लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट थी। राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, पहले राइट से शुरू करते थे लेफ्ट की ओर, फिर उसके बाद में क्या करते थे आपके, फिर लेफ्ट से राइट जाते थे, फिर राइट से लेफ्ट आते थे। इस टाइप से इनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफिडन का मतलब होता है जो दोनों तरफ से लिखी जाए, ऐसी स्क्रिप्ट जो दोनों तरफ से लिखी जाए उसको बोलते हैं बोस्ट्रोफिडन। ठीक है, इनकी जो इकोनॉमी की बात करें, इनकी जो इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंड थी वो थी आपकी, इनकी जो इकोनॉमी थी पूरी तरह से डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। इनकी जो आपकी इकोनॉमी थी, इनका जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर और ट्रेड, व्यापार पर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग की जो इकोनॉमी थी, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी किस पर निर्भर थी, तो वो थी आपकी एग्रीकल्चर, कृषि पर, ट्रेड, व्यापार पर। इन 2 चीज़ों पर निर्भर थी। ठीक है, किस किस पर, एग्रीकल्चर पर और ट्रेड पर। ये आपके इनकी इकोनॉमी की बात हुई। अब इनकी थोड़ी सी सोशल कंडीशन की बात कर लेते हैं। अब जब यहाँ की सोशल कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ की सामाजिक स्थिति की बात करते हैं, तो ये जो समाज था आपका मदर हेडेड समाज था। मदर हेडेड समाज का मतलब है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी वो माताओं को दी जाती थी। ठीक है, मदर को दी जाती थी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मदर हेडेड सोसाइटी थी, मतलब मातृ सत्तात्मक समाज था। फीमेल गोडेस वॉज सुप्रीम। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूजा हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा जो माना जाता था वो आपका फीमेल गोडेस को माना जाता था। ठीक है, देवियों को ज़्यादा माना जाता था यहाँ पर। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जो डांसिंग गर्ल मिली थी मोहनजोदारो से, उसकी पूजा किया करते थे ये लोग। ठीक है, तो फीमेल गोडेस को ज़्यादा मानते थे। ऐसे ही ये लोग शिव भगवान की पूजा किया करते थे। ठीक है, लॉर्ड शिवा की भी पूजा किया करते थे ये लोग। ठीक है, ये लोग शिव भगवान की पूजा किया करते थे। अब यहाँ से मिली हैं सील्स। यहाँ पे लगभग आपकी 2000 मोहरें मिली हैं, जो आपकी रेक्टेंगुलर शेप की थी, आयत के आकार की भी थी, और आपकी स्क्वायर के शेप की भी थी, जो आपकी वर्ग आकार की भी थी। ठीक है, यहाँ पे जो सील्स हैं, यहाँ पे जो मोहरें मिली हैं, मोहरें आपकी 2 टाइप की मिली हैं। या तो आपकी मिली हैं वो रेक्टेंगुलर आयत के आकार की, या फिर मिली हैं स्क्वायर के शेप की, वर्ग के आकार की। यहाँ से लगभग आपकी 2000 मोहरें मिली हैं। और उन मोहरों पे जो आपकी सबसे बड़ी जो मोहर मानी जाती थी, वहाँ पर आपका एक जानवर मिलता था जिसमें एक सींग वाला जानवर आपका सबसे ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, एक सींग वाला जानवर, उसकी पहचान एक बुल के रूप में होती है, एक सांड के रूप में की जाती है। ठीक है, तो उस जानवर को यहाँ पे सबसे बड़ा जानवर माना था, और सबसे बड़ा जानवर उसी के लोग पूजा भी करते थे, उस जानवर की ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मोहर हुआ करती थी वो वही मोहर होती थी जिस मोहर पर एक सींग वाला जानवर आपका मिलता था।
यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे कॉमन याद रखनी है कि यहाँ पे जो काऊ है, गाय के अवशेष किसी भी सील पर, किसी भी मोहर पर नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये लोग गाय को नहीं पालते होंगे, है ना। अगर गाय को पालते होते तो गाय की मोहरें जरूर मिलती, जैसे कि बफेलो की भी सील मिली हैं, बफेलो भैंस की मोहरें मिली हैं, ठीक है। ऐसे ही एलिफेंट की मोहरें मिली हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग जानवरों की मोहरें मिली हैं, लेकिन यहाँ पर काऊ की, गाय की मोहरें नहीं मिली हैं, काऊ सील्स नहीं मिली हैं। तो काऊ सील्स वर नॉट फाउंड, यहाँ पे आपकी जो गाय है, गाय की मोहरें नहीं मिली हैं। इंडस वैली पीपल डू नॉट नो यूज़ ऑफ हॉर्स, ये लोग घोड़े का भी प्रयोग नहीं जानते थे, या मतलब यहाँ पे आपके घोड़े भी नहीं होते होंगे। एंड आयरन, और इन लोगों ने लोहे का भी प्रयोग नहीं किया था। आयरन का जो प्रयोग करते हैं वो आपके आगे आएंगे, वैदिक लोग, वैदिक कल्चर के जो लोग हैं वो आपका आयरन का प्रयोग शुरू करते हैं, लोहे का प्रयोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो घोड़े का और आयरन का प्रयोग ये लोग नहीं जानते थे। ऐसे ही इनका जो अम्यूज़मेंट, मतलब इनका जो मनोरंजन का साधन था वो था आपका गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ठीक है। इनके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका जो इन्जॉयमेंट का मतलब आपको मनोरंजन का जो साधन था वो था आपका गैम्बलिंग, जुआ खेलना। अब इस सभ्यता के बारे में बस इतने ही आपके पॉइंट पूछे जाते हैं और कुछ बचा ही नहीं है इसमें। बस आपको यही और याद रखना है कि यहाँ जो आपकी ईंटें मिली थी, यहाँ पे जो पक्के मकान मिले हैं, उनकी ईंटों का रेशियो और पूछ लेता है। तो उसका जो रेशियो था आपका 4:2:1। यहाँ से जो आपकी ईंटें मिली थी, ब्रिक्स मिली थी, उनका जो रेशियो था आपका, वो आपसे पूछ लेता है, अनुपात पूछ लेता है। तो वो रेशियो था आपका 4:2:1। 4 थी उसकी लंबाई, ठीक है, 4 थी उसकी लंबाई, और ये थी आपकी उसकी विड्थ, और ये थी आपकी उसकी ऊंचाई, हाइट, ठीक है। तो अब के उसकी ईंटों का रेशियो पूछ ले तो रेशियो था 4:2:1। वहाँ पे जो आपकी ईंटें मिली थी, पक्की ईंटें मिली थी, पक्की ईंटों का प्रयोग आपके पक्के मकान बनाने में होता था, ठीक है। तो एक ईंट का जो रेशियो था वो आपको पूछ ले तो 4:2:1। 4 थी उसकी लंबाई, 2 उसकी चौड़ाई और 1 उसकी ऊंचाई, ये था उसकी ईंट का रेशियो। और जो रास्ते हुआ करते थे, रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और जो मकान होते थे, मकान ऐसे थे जैसे ये गली है, सबका मुंह इधर की तरफ और इसका इसकी तरफ, एक दूसरे, मतलब जो मकान थे एक दूसरे के फेस की तरफ थे, एक दूसरे की तरफ फेस था मकानों का, ठीक है। ये सब वहाँ आपका मिला है। अब जब इसके कॉज ऑफ डेक्लाइन की बात करते हैं, मतलब इसके जो नष्ट होने के कारण बताए जाते हैं, वो आपके अलग अलग बताए जाते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो नष्ट हुई है उसका जो कारण बताए गए हैं वो आपके अलग अलग बताए गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई है, फ्लड आई है, उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो आपकी फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण ख़त्म हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ड्रॉट, सूखा पड़ा होगा, सूखा पड़ने के कारण आपकी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है। ड्रॉट का मतलब है सूखा, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रॉट, सूखा पड़ने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो आर्यन इन्वेजन, मतलब आर्य जो लोग हैं, आर्य लोग जो आए हैं, उन्होंने द्रविड़ लोगों पर आक्रमण किया होगा, ठीक है। जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ लोग थे, और बाहर से आपके आर्य लोग आए, मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से आर्य लोग आए हैं, उन्होंने आपका द्रविड़ लोग पर अटैक किया होगा, उनको मारा होगा। तो इस वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इस वजह से ख़त्म हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि जो रिवर है, रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कुछ मानते हैं कि इस वजह से ख़त्म हुई है कि जो सिंधु नदी थी या सरस्वती नदी थी, इन नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और अपने रास्ते में जो भी आया उसको सबको ख़त्म करती चली गई। तो कुछ लोग ये आपका इसको भी मानते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बस इतना ही। अपनी देश की सभ्यता है तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।